Oxidation number of central metal ion. तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ चार्ज. तो सिंपल सा डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ चार्ज असाइन ऑन द मेटल्स इन कॉम्प्लेक्स नोन एज योर ऑक्सीडेशन नंबर. हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए क्योंकि इसका यूज नॉमेनक्लेचर करोगे तो है इफेक्टिव नंबर करोगे. तो दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी. तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सबको आना चाहिए अगर चैप्टर कर रहे हैं. क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखने की जरूरत है. टोटल नंबर ऑफ चार्ज असाइन ऑन मेटल तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको फार्मूला आपको मालूम होगा 11th में आपने किया था.
फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है? अलजेब्राइक sum of oxidation number of all atoms is equal to 0. बराबर है? इसे HNO3 का निकालना है, CHNO निकाल के टोटल इक्वल टू क्या करोगे? 0 करोगे तो फॉर्मूले से आपको आ जाएगा। दूसरा, अगर फॉर चार्ज्ड मॉलिक्यूल है तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इक्वल टू नेट चार्ज। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला यूज करोगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको आ जाएगा। अभी जैसे मैं निकालना है, जैसे क्वेश्चन मैं कुछ दे रहा हूँ आपको, कैलकुलेट oxidation number of central metal ion in following complexes। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है, उसमें आपको मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे मैं फर्स्ट दे रहा हूँ आपको A4 FeCl6, second Cu NH3 +2, cobalt H2O Cl3 FeCl6-2। समझे? कॉम्प्लेक्स कुछ दिया मैंने, इसमें आपको किसका निकालना है? सेंट्रल मेटल, इधर कोबाल्ट का, इधर Fe का। अच्छा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब भी रहेगा, जैसे NH3 रहेगा तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर इनका एज्यूम करोगे 0, होल NH3 मॉलिक्यूल का H2O रहा है उनका भी एज्यूम करोगे 0। CO कार्बोनिक ग्रुप इज आल्सो 0। CO और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ये मेटल आपका कोबाल्ट है, इसमें O छोटा होता है, C और O दोनों एक लेवल के, मतलब वो कार्बोनिक ग्रुप है, CO ग्रुप। अब जैसे आपको निकालना है, फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस आप बताते जाओ। जैसे Fe का निकालना है अपने को, तो हम क्या मानेंगे? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X, अब उस हमने लिखा था लेट ऑक्सीडेशन नंबर आप लाइट फॉर्मूला कर रहा हूँ। तो यहाँ पे K का लेंगे पहले, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, ये होगा ना, प्लस क्या हुआ ना, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड। कुछ भी चार्ज नहीं दिख रहा है, होल को हम न्यूट्रल मान सकते हैं। इक्वल टू क्या हो गया? तो K का आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप का ऑलवेज +1 होता है और सेकंड ग्रुप का क्या होता है? +2। तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो 4 इंटू +1 प्लस Fe का मान लिया समझो X, प्लस 6 इंटू साइनाइड का होता है -1 इक्वल टू 0।
पे +4 है -6 है, मतलब हो गया x - 2 = 0, x इक्वल टू क्या हो गया +2, मतलब ft के ऊपर क्या है यहाँ पे प्लस, इतना समझा? मतलब ft का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है यहाँ पे। डन। सेकंड कॉम्प्लेक्स ओरल भी आपको आना चाहिए करने। अब इसे CuNH3 4 का निकाल रहे हो, अमोनिया का क्या मानोगे 0, तो x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू चार्ज कितना बार +2, आ रहा समझ में? तो कितना आना चाहिए कॉपर का बोलो +2, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, कॉपर का क्या आएगा +2। थर्ड कोबाल्ट x ले लिया, 6 इंटू वाटर का कितना होता है 0, तो 6 + 0 फिर प्लस 3 इंटू Cl का कितना था -1 इक्वल टू 0, तो x - 3 इक्वल टू 0, तो बाहर कितना होगा +3, मतलब इसमें कोबाल्ट का कितना आएगा +3, समझा? फोर्थ इज द चार्ज मॉलिक्यूल, बाहर -3 है, तो Fe का हो गया x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -3, -3 तो -6 बाहर जाएगा +6 होगा, उधर पहले से -3 है, +6 -3 मतलब +3, मतलब आना चाहिए फोर्थ में Fe का प्लस। होपफुली सबको समझा? क्लियर? सॉल्व कर लो, अब डायरेक्ट मत लिखना, 2 3 4 का सॉल्व करके लिखना। ये सब 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा आपने, इधर रिडॉक्स सेक्शन में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से आ गया था, फिर भी नहीं आता था उस टाइम, तो इस बार आना ही चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो चैप्टर्स में आप कॉमन लेकर नहीं कर पाओगे, एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे क्वेश्चन आता है वो नहीं कर पाओगे, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बोर्ड में आते हो आप कर नहीं पाओगे।
आया भाई हम लोग का सेकंड वाला चलो सेकंड वाला आपने क्या लिखा हुआ चेक कर लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर 10 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया इक्वल टू +2 अब कॉपर की जगह पे x हो जाएगा +4 इनटू अमोनिया का 0 हो गया इक्वल टू +2 बराबर तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2 बराबर सॉल्व किया किसी ने चलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +6 into oxidation number of water +3 into oxidation number of Cl equal to 0 बराबर अभी समझ नहीं ये लिख रही है बोल रहा हूं तो नहीं समझा तो कोबाल्ट का हो गया x +6 into वाटर के लिए 0 +3 into Cl का -1 इक्वल टू 0 कितना है x +3 है ना चलो फोर्थ करो आ गया फोर्थ में क्या लिखे हो क्या ऑक्सीडेशन नंबर Fe +6 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड इक्वल टू -3 x +6 into -3 सॉरी 6 into -1 इक्वल टू -3 तो x -6 इक्वल टू -3 -6 बाहर जाएगा +3 ठीक है x इक्वल टू +6 -3 कितना आ गया +3 आगे सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले तुम लोग आ रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया जो लिया है सबका लिख दिया यहाँ किसको निकालना है तो Fe का
तो हमने क्या लिखा 4 into ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्या देख रहा है Fe, ऑक्सीडेशन नंबर Fe प्लस, अब साइनाइड कितना है 6 into हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड इक्वल टू 0। तो K का होता है +1, ये याद करना पड़ेगा, ग्रुप 1 का +1 होता है, 4 into +1 प्लस इसका आपको निकालना ही है, हो गया नेक्स्ट 6 into साइनाइड का -1, इसे साइनाइड का नहीं याद है, HCl होता है ना, ये H प्लस तो साइनाइड में -1 होगा, तो इसका -1 होगा इक्वल टू 0 क्यों रखा हो, फॉर्मूला लिखा था न्यूट्रल के लिए 0 होता है ना, इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, ये हो गया +4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसे करना सकता कर लेगा। चलो भाई नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कोऑर्डिनेशन। चलिए भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स दिया था, पूछता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात भी कुछ है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप कुछ होगा सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स। तो याद रखो कभी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, हम किसी मेटल का निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या मतलब बेटा, सुन लो ध्यान से अच्छे से, पहले सिंपल सा मीनिंग, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड, मतलब टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम which are directly attached to central metal atom in complex known as what, coordination number। समझा आपको, जितने भी डोनर एटम हो जो डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच हो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। डेफिनेशन आई थिंक बुक में आपको दिया होगा, देखो पेज नंबर 193, देखो दिया है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगैंड या डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू इट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। या हम बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है, अरे इन्वॉल्व वही होंगे ना जो डोनेट किए होंगे, क्लियर। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, लिगैंड डोनर एटम बोल रहा है, लिख लो टोटल नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम, लिगैंड डोनर एटम बराबर बोल रहा है, डोंट वरी, आप ऑनलाइन रीड करोगे तो वही प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम डायरेक्टली attached to central metal ion, directly attached to central metal ion in complex known as coordination number। तो बाजू में तेरे चुहिया जैसा बोलता है धीरे धीरे, बहुत मारेगा मैं तेरे को आके भी। known as coordination numbers, क्लियर हो गया।
तो टोटल नंबर आप देखो टोटल नंबर आप लिगैंड ओनली नहीं बोल सकते हो, जैसे बाइडेंटेड बोला जाए तो बाइडेंटेड में तो लिगैंड एक ही है, पर उसमें डोनर एटम कितने हैं? 2। तो आपको डोनर एटम चाहिए, इसीलिए बुक में लिख रहा है आगे भी कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझा आपको? अब हम यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स आपको दे रहे हैं एंड यू हैव टू टेल मी what is the coordination number of metal ion in that complex. अच्छा देखो समटाइम्स आपको Cn लिखा रहेगा, Cn से साइनाइड पर समझ लेना, तो आयन रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन फर्स्ट दो कर देना, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताओ मेटल का और ऑक्सीडेशन नंबर भी। ये कॉम्प्लेक्स एक काम में क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बोलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। हमने डेफिनेशन लिखा है, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड, ये मोनोडेटेड है 6 साइनाइड है, मतलब ऑल 6 साइनाइड डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन पेयर टू Fe, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेकंड में बोलो 4 अरे 4 अमोनिया है, एक बीच में समझो आपका क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया, 4 साइड से अमोनिया है और 2 साइड से क्या है, क्लोराइड है, 4 और 2 6। तो हेटेरोडेंडेट लिगैंड है, लिगैंड डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, समझा? थर्ड 4 4 कितना होगा 6। अरे EN क्या है, बाइडेंटेड लिगैंड, एक EN में 2 डोनर एटम होते हैं, ये कंफ्यूजन इसलिए मैंने एग्जांपल आपको लिया, कभी कुछ देखे तो आप ऐसा लिगैंड का नंबर देख के मत बोलोगे, आपको बताना होगा डोनर एटम, तो यहाँ पे एक में 2 होते हैं, तो 3 में कितने हो गए 6, समझा? EDTA एक EDTA में 6 डोनर एटम होते हैं, आया समझ में? अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर,
बोलो फर्स्ट में +2 सेकेंड बोलो +3 इसका 0 -2 -1 -2 -1 मतलब -3 बाहर जाएगा +3 दिया था En thrice +3 En is a neutral molecule देखो स्ट्रक्चर तो En न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसका 0 होगा ठीक है DDTA देखो 4 नेगेटिव होते हैं -4 इस पे ही होगा इधर समझा प्लस को इसको डाउन क्या बोलो बोले डन
चलो नेक्स्ट टॉपिक बोलो। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बराबर। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोथ आर द एडिशन कंपाउंड। पहले तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डबल सॉल्ट? एनी एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट? डू यू नो? कैन यू टेल डबल सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट सुना है क्या होता है? सिंपल सॉल्ट सिंपल सॉल्ट्स बराबर आप बोल रहे हो NaCl KCl which contain one cation and one anion। जो एक एसिड और एक बेस से मिलकर बना हो उसको हम बोलते हैं क्या? सिंपल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बहुत सारे एसिड बेस मिक्स करो वो सॉल्ट बनेंगे। उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अच्छा इसको सॉल्ट लिख सकते हो। ये तो क्या सिंपल सॉल्ट। अब आता है नंबर किसका? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब which contain more than one cation or anion, that is called as double salt। ये बताओ कोई एग्जांपल जानते हो तुम? मोर सॉल्ट तो प्रैक्टिकल में भी आप करते हो। और अरे फिटकरी देखे, फिटकरी उसका फॉर्मूला मालूम है? एक स्कूल लेवल पे रहे होगा। क्या बोलते हो फिटकरी को? एलम बोलते हैं, बराबर ना? बराबर लिखा हो कि डबल एल होता है? एलम का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर है, ब्लड रोकने में, कंट्रोल करने में यूज होता है। ऐसा नहीं कि उससे चेहरा साफ हो जाता है। ओके, तो एलम का फॉर्मूला होता है A2SO4 Al2SO4 thrice दिस इज द क्रिस्टल, हाइड्रेट क्रिस्टल होता है। फॉर्मूला इसका पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। देख रहे हो इसमें केटायन कितने हैं? दो, एक पोटेशियम और एक एल्यूमिनियम। दूसरा एग्जांपल मोर सॉल्ट। देखो स्पेलिंग गड़बड़ लिखा हो क्या? मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट को हम बोलते हैं बेटा फेरस अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्लियर? फॉर्मूला इसका होता है FeSO4 NH4 twice SO4
into water, देखो water कितना दिया है 6H2, ये मोल salt है. This is also example of the double salt, right? तो एक इसमें Fe और एक क्या है NH4 twice. अब होता है क्या बेटा, जब मोल सॉल्ट है, जब डबल सॉल्ट को आप वाटर में डिसोसिएट करते हो, तो they are giving the what complete ion, they are completely dissociate into ion, मतलब they lose their identity in the aqueous solution. तो होता है क्या बेटा, डबल सॉल्ट on dissociating water. तो डबल सॉल्ट जो बेटा is the example of addition compound which dissolve in water keeps their ion. तो और आगे क्या बोल सकते हो बेटा, डबल सॉल्ट lose their identity in aqueous ये क्या करेगा, aqueous solution में क्या करेगा, आइडेंटिटी अपना लूज कर देगा. क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, आपने लिया FeSO4 NH4 twice into 6H2O, इसको डिसॉल्व करोगे अगर तो आपको Fe का आयन देगा प्लस 2 into NH4 का आयन देगा प्लस 2 into SO4 minus 2 और प्लस जो है आपका वाटर, वाटर में डिसॉल्व हुआ तो दे विल गिव द वर्ड आयंस, कंप्लीट आयन. इसके लिए क्या करता है, आइडेंटिटी का लूज हो जाता है. बट अगर वही ले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बेटा, अगर हम इसमें एग्जांपल लें, जैसे आपने लिया पोटेशियम पेरोसाइनाइड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज also example of addition compound which, अब यहाँ पे बेटा इसको डिसॉल्व करते हैं तो दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा. क्यों? यहाँ से तो आयनिक बॉन्ड होता है, बट Fe और साइनाइड के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर? तो आप लिख सकते हो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड do not lose their आइडेंटिटी. होता है कि क्या होता है, बराबर लिखा हूं, ये लिखा हूं बराबर, नीचे वाला राइट है. ये क्या करता है, आइडेंटिटी क्या करता है बेटा, लूज करता है, और ये आइडेंटिटी लूज नहीं करता. तो दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन aqueous solution. जैसे देखो दिखेगा नहीं, K4 FeCN6
डिसॉल्व करेंगे इसको बेटा वाटर में, तो आपको क्या मिलने वाला है 4k प्लस एक्वस प्लस FeCN6 माइनस 4। इसके बावजूद ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच रहा है ना। हम 4 नहीं रहे, के नहीं रहे, तो अभी इसके बेस पे इसका नेमिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी बता सकते हैं। आप चेक करो इस कॉम्प्लेक्स में, आप बोलोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो 6 ही बताओगे। यहाँ से भी देख के 6 ही बताने वाले हो। ऑक्सीडेशन नंबर भी देखो चेंज नहीं होने वाला है। इधर भी ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे तो कितना आएगा +2 आएगा, इधर भी देखो +2 आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, बट डबल सॉल्ट होता है दे विल लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। दे विल गिव द टेस्ट फॉर ऑल, Fe का भी टेस्ट देगा, NH4 का भी टेस्ट देगा और सल्फेट का भी देगा, बट इसमें सब आयन का टेस्ट नहीं देगा। They will give only taste of potassium ion. They will not give the taste of Fe and cyanide. Ferrous ion और cyanide ion का टेस्ट नहीं देगा। कितना समझा? क्लियर हो गया कंसेप्ट डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशनल कंपाउंड का? चेक करो, बुक में टाइम है तो रीड कर लो, एक बार देख लो उसमें क्या दिया आपको। बहुत निराश रहता था, आज मुझे खुश दिख रहा है। इतना निराश था, इतना सीरियस रहता था, इतना गुस्से में क्या हुआ इसको समझ नहीं। अरे मैं परेशान होता था, आज
भाई कुछ नहीं मान ही नहीं रहा दांत मुंह से निकल रहा है इतना खुश क्या हुआ अरे तो शेयर कर लो अपने से इसको बोनस मिला है क्या बात है आपसे लेके हमें बताएगा जब से लेक्चर तब से देख रहा हूँ मुस्कुरा रहा है मुस्कुरा हंसा ना हंसा तो फंसा ऐसा ठीक है ना भाई हाँ कोई समस्या जोश में कितना आंसर आ रहा है देखो मुझे क्या किसने दिया आप कंट्रोल रखो भाई बस जल्दी कर रहे हैं चैप्टर खत्म
Done? तो नेक्स्ट टॉपिक बोलो. Werner's theory of coordination compound. अब इसका एग्जाम में आपको पूछता है कि राइट द वर्नर्स थ्योरी या राइट है पोस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर्स थ्योरी. तो वर्नर्स थ्योरी क्या है, इसको पॉइंट वाइज एज इट इज जो बुक का वही लिखना होता है, फिर भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो पोस्टुलेट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो अनलाइक मेटल सॉल्ट, metal in complex possess two valency
एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी। तो ओनली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइटिंग पार्ट आपका बुक से ही होगा। क्या बोल रहा है, जो सेंट्रल मेटल एवरेज के पास कितने वैलेंसी होते हैं? दो। एक को बोल रहा है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को क्या बोल रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है इनिशियली इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते थे और इसको सॉलिड लाइन से दिखाते थे, बट नाउ प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो प्राइमरी वैलेंसी से क्या समझोगे? ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। दूसरा जो होता है सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। समझ में आ गया कि आप अपने वे में जब लिखना चाहो लिख सकते हो कि इन अ कॉम्प्लेक्स एवरी मेटल हैव टू वैलेंसी, one is the primary and second one is secondary, where primary is the what? Oxidation number और secondary valency is what? Coordination number. Here a ionizable होता है और एक non ionizable। तो देख लो फर्स्ट पॉइंट, unlike metal salts, metal in complex have two types of valency, primary ionizable and secondary non ionizable। इतना समझा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पोस्टुलेट देखो क्या बोल रहा है, the ionizable pair consists of entity which satisfy the primary valency of metal. Primary valency are generally satisfied by the anions. Primary valency आपका कहाँ से मिलेगा? मेटल पे जो आयन कहाँ से आता है? आयन के थ्रू जो आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड होते हैं या लिगेंड के बाहर होते हैं उसके बेस पे हम निकाल पाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? The secondary valency coordination number is what consists of entities which satisfy the secondary valency are non-ionizable. Coordination number always क्या होता है बेटा? Non-ionizable. Clear? मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझा? फिर क्या बोल रहा है? तो ये तो तीन पोस्टुलेट्स हो गए। फिर क्या बोल रहा है ऊपर देखो, सेकेंडरी वैलेंसी फॉर अ मेटल आयन आर फिक्स्ड एंड satisfy either by anion or neutral ligand। सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होता है? या तो न्यूट्रल लिगेंड हो या तो एनायन, दोनों से, बट ऑक्सीडेशन नंबर ओनली एनायन से। फिर क्या बोल रहा है बेटा? नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, बराबर ना? सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ लिगेंड। फिर फोर्थ, सेकेंडरी वैलेंसी हैव a fixed spatial arrangement around the metal atom. Here, two is pair of direction in the complex. There are two type of the sphere. एक होता है इनर स्फीयर और एक होता है आउटर स्फीयर। ब्रैकेट के अंदर वाला जो होता है इनर स्फीयर, इसको हम बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल, और जो बाहर वाला काउंटर आयन होता है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेबल। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया है CuMH3 6 करके है, जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी स्फीयर बता रहा है और उसको क्या बोल रहा है? प्राइमरी। उसको आयनाइजेबल बोल रहा है, इसको क्या बोलेगा? नॉन आयनाइजेबल। ठीक, ये तो हो गया बेटा आपका क्या? पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरम। ठीक, अब भी लिखना चाहोगे या बाद में लिखोगे? कितना टाइम लोगे? 5 मिनट, 10 मिनट। संदीप को postulate 1, postulate 2, postulate 3, only postulate लिखना, बाकी थ्योरी मत लिखना। postulate 1 जो लिखा वहां से लिखना हो, उसके ऊपर का नहीं। आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी।
Na2 या Na3 है। Postulates मतलब हो सकता है कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकता है उसका, लॉस भी हो सकता है, उसके रूल्स क्या है। बोला ना अपना बस सही स्टैंडर्ड बोलते हैं सूखा रोग ठंडी जॉन्डिस पकड़ लेगा मतलब सोचने के लिए दिमाग भगवान ने दिया कुछ भी सोचो मैं ही सोच के क्या कर लूंगा मतलब जिसको चार लोग उनको समझ दिखते हैं वो देखो तुमको देखने है उनसे कुछ और के बारे में क्या रहा है मेरे बारे में
कौन सा दे रहे हैं नीट का एग्जाम? कोई है नीट वाला? कोई नहीं की ये भी नहीं हो गया? अच्छा, वर्नर्स थियरी के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लो. On basis of coordination number, we can decide the what is the geometry of the complex. आगे हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं. तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल. क्या होता है वो? अगर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, उसके दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. एक या तो होता है टेट्राहेड्रल और या तो दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर. क्लियर? तो नीचे कंटिन्यू में करके नीचे नोट करके लिख दो. राइट साइड में बुक में दिया भी है, पेज नंबर 195. द ऊपर देखो, मिला. A complex with coordination number 6 has octahedral structure, and when 4 coordination number attached to metal ion, this complex would be either square planar or tetrahedral. ठीक? तो टेबल टाइप में करना हो तो कर लो. तो क्या लिख सकते हो नोट में? A complex having coordination number 6 is octahedral complex, or a complex having coordination number 4 either square planar or
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको मैं बता दूं अभी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कैसे दिखेगा आपको कॉम्प्लेक्स। बोला ना लास्ट वाला आपने पॉइंट लिखा है ना वर्नर्स थ्योरी में, डायरेक्शनल होता है लिगेंड अरेंजमेंट। इधर देखो ये आपको समझो मेटल हो गया, when all ligands are in the same plane, clear, ये ligand हो गया, this type of the ligand n plus minus is called as what, is square planar complex। टेट्राहेड्रल क्या हो सकता है बेटा, मेटल हो, अरेंजमेंट ऐसा ही हुआ है ना, 4 लिगेंड हो बेटा, बराबर, ये क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कैसा हो सकता है बेटा, मेटल हो, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, यहाँ पे 6 डोनर एटम होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं बेटा 6 अगर रहेंगे तो क्या होता है बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें जब हम नंबरिंग करते हैं, ये लिगेंड होता है फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट वन इज 6। ठीक, इसमें 1 2 पोजीशन एडजेसेंट होता है, 1 6 जो पोजीशन होता है वो अपोजिट पोजीशन होता है। इसके बेस पे हम आगे जब हम आइसोमेरिज्म सिखाएंगे तो आपको सिस और ट्रांस बताएंगे, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। तो पोजीशन आपको अच्छे से आना चाहिए इसका ऑक्टाहेड्रल का, 1 2 3 4 5 और लास्ट वन इज 6। ड्रॉ करने के लिए कर लो, आपने लिखा है ना उधर 6 रहेगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल, 4 रहेगा तो 2 हो सकता है, आइदर टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। ये हम आगे जब पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स।
लेक्चर पढ़ा रहे उसको समझ ले सुन ले बीच में तो अच्छा जिसमें ओनली वन टाइप की लिगेंड है उसको बोलेंगे होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा बेटा हेटेरोलैक्टिक। हेटेरोलैक्टिक क्या होगा? द कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज व्हाट? हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। तो पहला आपका डेफिनेशन, फिर एग्जांपल जैसे ये देखो CO NH3 Cl2। यहाँ पे देखो दो टाइप की लिगेंड है, एक अमोनिया और एक क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल Ph2 Cl2 NH3 दो and तो डिफरेंट लिगेंड होने के कारण these are the example of तो देखो मैं डेफिनेशन दिया डेफिनेशन नहीं एक्चुअली डेफिनेशन होमोलैक्टिक का डेफिनेशन लिखो। दिया है ना एग्जांपल से बात दिया है। देखो लास्ट में देखो दो लाइन दिया है। देखो द कॉम्प्लेक्स इन व्हिच मेटल आयन इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आर होमोलैक्टिक। और उधर क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स सच मत लिख देना, कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करना। कॉम्प्लेक्स इन व्हिच मेटल आयन इज बाउंडेड or surrounded by more than one type of ligand are heteroleptic। तो डेफिनेशन लिख लो एग्जांपल। क्या किया रे? क्या कर रहा है? खड़े खड़े की तुझ पे कर दूंगा। शॉप पे जाना पड़ेगा ना। मोबाइल में बैठता
हेलो हेलो, किसके पापा बात कर रहे हैं? ओके अंकल, मैं स्टूडेंट क्लास से बात कर रही हूँ। हो गया? चलो सेकंड फर्स्ट क्लासिफिकेशन का किसके बेस पे? लिगैंड के टाइप पे। एक होमोलिप्टिक हो गया और एक हेटेरोलिप्टिक। सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल, व्हाट इज द हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन है। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ चार्ज on complexes, on basis of charge on complexes। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो ब्रैकेट है उसके ऊपर कितना नेट चार्ज आ रहा है उसके बेस पे। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट there are three types. First is cationic complex और सेकेंड होगा मैडम एनायनिक कॉम्प्लेक्स और थर्ड होता है बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए अबे मीनिंग इसका समझिए। क्या बोल रहा है बेटा कि द कॉम्प्लेक्स विच कैरीज नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ब्रैकेट के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगा, देखो अगर दिया है तो ठीक है, लेकिन मैं बोल दूं कैटायनिक का डेफिनेशन दिया है ना, तो सुन लो प्लीज। यस तो सुनो, द कॉम्प्लेक्स व्हिच कैरीज नेट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसका जनरल कैसे पहचानोगे
एक बार पॉजिटिव चार्ज दिया तो पहचान नहीं लोगे। दूसरा क्या दिया रहता है, पॉजिटिव चार्ज ना देके कॉम्प्लेक्स दिया रहता है, उसके साथ में कैटायन एनायन लिखा रहता है। तो इसका डेफिनेशन के बाद जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको आना ही चाहिए। क्यों? तो जब हम आगे ना टॉपिक को दिया आईपीसी रूल, जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो ना, ये आपको आना चाहिए पहचानने, क्योंकि कैटायन के लिए अलग रूल होता है, एनायन के लिए अलग रूल। तो आपको कैटायनिक और एनायनिक आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मेटल होगा, लिगैंड होगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो इजी है, अब देख के बताओगे कि कैटायनिक है। दूसरा क्या हो सकता है, मेटल होगा, लिगैंड होगा और बाहर क्या होगा बेटा, एनायन होगा। क्यों ऐसा? जब आप डिसोसिएट करोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा, आगे समझ में। एग्जांपल फर्स्ट CO NH3 6Cl3। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये कैटायनिक है कि एनायनिक, तुरंत आप बताओगे बाहर एनायन है, डिसोसिएट होगा तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा, इट इज एग्जांपल ऑफ कैटायनिक। Cu NH3 ये तो पहले से पॉजिटिव लिख रहा है। तो मैंने बोला था दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन, या तो पहले से पॉजिटिव चार्ज होगा या तो कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा, एनायन। तो आप टेक्स्ट बुक में भी जो एग्जांपल दिया देख लो, ये कैटायनिक है ना, समझा? चलो दूसरा है एनायनिक। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो डेफिनेशन क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स व्हिच कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज। तो अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें क्या होगा, मेटल होगा, लिगैंड होगा और उसके ऊपर n टाइम नेगेटिव चार्ज हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -2 भी, 3 जो भी हो। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, आपको कैटायन दिया रहेगा, मेटल होगा, लिगैंड होगा, समझा? अब इसमें एग्जांपल है, जैसे लिया K4 Fe(CN6), डिसोसिएट करोगे तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा, नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकंड एग्जांपल Fe(CN6-4), Fe(CN6-3), ऐसे दो होते हैं कॉम्प्लेक्स, K3 Fe(CN6) और K4 दो होते हैं, इसके नेगेटिव वाले। या तो पहले से आपका क्या नेगेटिव चार्ज दिया हो, या तो एनायन दिया है, कैटायन दिया है। आगे समझ में। दूसरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब दिया होगा तो कॉम्प्लेक्स व्हिच कैरीज नेट जीरो चार्ज, no charge on the complex, that is called as a neutral complex. तो पहला जो डेफिनेशन, फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसमें, मेटल, लिगैंड, नो कैटायन, नो एनायन, नो चार्ज। क्लियर? एग्जांपल देखो, फर्स्ट NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनेट, देख रहे हो कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो कैटायन है ना तो। दूसरा कोबाल्ट NH3 अब Cl देखिए मैं समझ जाओ कि कैटायनिक एनायनिक है, उस सब ब्रैकेट के अंदर ही है, बराबर है। तो ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो इधर कैटायन दिख रहा है ना तो इधर एनायन दिख रहा है। आगे समझिए, ये तीनों आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कैटायनिक कौन है, एनायनिक कौन है, न्यूट्रल। समझा? क्यों बेटा, क्योंकि इसका रोल आपका ज्यादा है आईयूपीएसी रूल में। होता है कि जब मिमिक करते हैं, ये इसका नाम होता है हेक्सासाइनोफेरेट बोलते हैं जब वो एनायनिक होता है, वही कैटायनिक होता है तो फेरेट ना बोल के हम आयरन बोलते हैं। तो
तो लार्ज डिफरेंस है उसके नेमिंग में। ये आपको जबरदस्ती नहीं, अच्छे से समझ में आना ही चाहिए कि केटायन क्या है, एनायन क्या है, न्यूट्रल क्या है, आपको देख के आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक लर्न करने के लिए कॉम्प्लेक्स दे दिया था। कैसे पहचानोगे? केटायनिक में पॉजिटिव क्या रहेगा या तो उसके साथ एनायन, एनायनिक में नेगेटिव क्या रहेगा तो उसके साथ, या कुछ भी नहीं रहेगा, ओनली मेटल लिखेंगे। ठीक, कंप्लीट कर लो। दो तीन एग्जांपल मैंने लिखा है, दो तीन एग्जांपल बुक में भी है, और भी पढ़ा सकते हो एग्जांपल। तो टेक्स्ट में दो क्वेश्चन उसको मार्क कर करके पढ़ना, नहीं समझेगा उसको पूछना तुम। एक 9.1 पे क्वेश्चन मिला, पेज नंबर देखो 194 पे 9.1, और उसके नीचे भी कैन यू टेल, और उसके ऊपर रिमेंबर, तो तीनों अच्छे से रीड कर लेना। कुछ डाउट है तो पूछना। आपको इसमें क्या क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर दिया रहेगा, डिजाइन का नंबर दिया रहेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पूछेगा। देखो आप कर पाओगे कि नहीं, कर पाओगे कितने दिनों क्या, क्यों नहीं लिखा, मैं वेट किस लिए लिखा। चैप्टर कैसा है, ठीक है ना, इजी है ना, चैप्टर नहीं जा रहा है ना, इतना मत बोलो, थोड़ा समझ में आ रहा है ना बस।
नहीं दिख रहा है क्या? पूरा अरेंजमेंट हटा दी क्या? ठीक है, हो गया भाई तुम लोग का। बाय बाय।